जब भी हम भारत की पुरानी महान यूनिवर्सिटीज के बारे में सोचते हैं तो जाहिर है हमारे जहन में सबसे पहले नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे नाम आते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि एक और यूनिवर्सिटी थी जो इन सबसे भी पुरानी थी, एक ऐसा ज्ञान का केंद्र जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो ही गया। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं पुष्पगिरी की, भारत का वो भूला हुआ प्राचीन विश्वविद्यालय जिसकी कहानी शायद हम में से बहुतों ने नहीं सुनी होगी, लेकिन जिसे जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए इस गुमनाम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। हमारा पहला खंड, एक भूला हुआ विश्वविद्यालय। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां हजारों विद्वान और छात्र ज्ञान की खोज में जुटे हुए हैं। वो जगह जो समय के साथ गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो गई, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके अवशेष आज भी हमें उस महान दौर की कहानी सुनाते हैं। तो सवाल ये है कि हमें इसके बारे में पता चला कैसे? चलिए इतिहास में इसके सुरागों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, पुष्पगिरी आज के ओडिशा राज्य में था, और ये कोई एक अकेली बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि ललितगिरी, रत्नगिरी और उदयगिरी, इन 3 जगहों को मिला के बना एक बहुत बड़ा, एक विशाल यूनिवर्सिटी कैंपस था। इसका सबसे बड़ा और पुख्ता सबूत हमें मिलता है 7वीं सदी के मशहूर चीनी यात्री हुएनसांग के लेखों से। उन्होंने अपने सफरनामे में पू शी पोकिली नाम के एक महान बौद्ध मठ का जिक्र किया था, और ज्यादातर इतिहासकारों का यही मानना है कि ये कोई और नहीं बल्कि पुष्पगिरी ही था। लेकिन जो बात इसे सबसे ज्यादा खास बनाती है वो है इसकी उम्र। इतिहासकारों की माने तो पुष्पगिरी की स्थापना 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, जबकि नालंदा की स्थापना हुई थी 5वीं शताब्दी ईस्वी में। मतलब पुष्पगिरी नालंदा से भी सैकड़ों साल पुराना था। ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। तो उस जमाने में पुष्पगिरी में पढ़ना कैसा होता होगा? चलिए पता लगाते हैं कि ये ज्ञान का एक ग्लोबल सेंटर आखिर बना कैसे। पुष्पगिरी सिर्फ एक मठ नहीं था, ये तो एक मॉडर्न यूनिवर्सिटी जैसा था। यहाँ सिर्फ बौद्ध धर्म की पढ़ाई नहीं होती थी, बल्कि लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी, आयुर्वेद और संस्कृत जैसी भाषाएं भी सिखाई जाती थीं। सोचिए कितना डाइवर्स करिकुलम था। और इसकी शोहरत सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थी। चीन, कोरिया, तिब्बत और साउथ ईस्ट एशिया जैसे दूर दराज के देशों से स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आते थे। ये सही मायनों में ज्ञान का एक ग्लोबल हब था। जब यहाँ खुदाई हुई तो जानते हैं क्या मिला? बड़े बड़े स्तूप, स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल यानी विहार, मेडिटेशन के लिए कमरे और यहाँ तक कि लाइब्रेरी के अवशेष भी मिले। ये सब बताता है कि ये कितना विशाल और वेल ऑर्गेनाइज्ड कैंपस रहा होगा। तो फिर ये सवाल मन में जरूर आता है कि इतना महान केंद्र आखिर इतिहास के पन्नों से गायब कैसे हो गया? चलिए इसके पतन के पीछे के रहस्य को समझते हैं। देखिए, इसका पतन किसी एक दिन में नहीं हुआ। इसके पीछे कई वजह थीं। जैसे जैसे भारत में बौद्ध धर्म का प्रभाव कम हुआ, इस जगह की अहमियत भी कम होती गई। फिर राजनीतिक अस्थिरता, विदेशी हमले और राजा महाराजाओं से मिलने वाले संरक्षण की कमी, इन सब वजहों से सदियों के दौरान ये धीरे धीरे वीरान होता चला गया। लेकिन इसकी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। चलिए देखते हैं कि इस भूली हुई विरासत को फिर से कैसे खोजा गया और आज के समय में ये हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। फिर आई 20वीं सदी, और जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने इन जगहों पर खुदाई शुरू की, तो दुनिया के सामने ये खोया हुआ खजाना एक बार फिर से आ गया। तो पुष्पगिरी की ये पूरी कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें याद दिलाती है कि भारत की विरासत सिर्फ लड़ाइयों और साम्राज्यों की नहीं, बल्कि ज्ञान और शिक्षा की भी रही है। हमारी शिक्षा व्यवस्था हजारों साल पुरानी है, और एक समय था जब भारत पूरी दुनिया के लिए सीखने का एक बहुत बड़ा केंद्र था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि नालंदा से भी ज्यादा पुराना होने के बावजूद पुष्पगिरी को आज भी वो पहचान और सम्मान नहीं मिल पाया है जिसका वो असल में हकदार है। आखिर में ये सिर्फ ईंट पत्थर के खंडर नहीं है, ये भारत के उस गौरव की कहानी है जिसे हम लगभग भूल चुके हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या वो वक्त नहीं आ गया है कि हम पुष्पगिरी को इतिहास में उसका सही सम्मान वापस दिलाएं?